हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसओएल के 4th सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो आपका पेपर होने वाला है 21 मई को, कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का इस सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे विद सॉल्यूशन, इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको कई सारे जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन पेपर है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस मिलेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप यूनिट्स देख लीजिए कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए टोटल यहाँ पे कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो यूनिट है ये आपका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें आप कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड नियोलिज्म, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। टोटल आई थिंक 7 यूनिट्स हैं। इसमें सेकंड यूनिट दोस्तों आपके डिस्करेज और नेशनलिज्म है। थर्ड यूनिट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। फोर्थ यूनिट आपकी फेडरलिज्म है। फिफ्थ यूनिट आपकी जो स्टेट एंड रीजन डिज़ाइन टाइप्स है। सिक्स्थ आपकी जो है इलेक्ट्रोल सिस्टम है और सेवन्थ जो है आपकी पार्टी सिस्टम है। पार्टी सिस्टम से हर एक बार एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो उसको यहाँ पर आप ज़रूर करके जाएँ। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। ब्रीफ सिलेबस ये आपको दिया गया है। डिटेल सिलेबस के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस टॉपिक के लिए कौन सी चीज़ें कहाँ से आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। डिस्कस ऑन नेशनलिज्म है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इसके बारे यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवोदारवाद से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे नवोदारवाद की सामाजिक आर्थिक जो संरचना है वो रचनात्मक विश्लेषण कैसे करते हैं, इसका आंसर यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको नवोदारवाद का परिचय देना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। इसके बाद इसकी जो आर्थिक असमानता में क्या वृद्धि रहेंगे, क्या इसका आलोचनात्मक विश्लेषण होगा, वो यहाँ पे आपको बताया गया। पहला पॉइंट आपसे भी कहा आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सामाजिक सेवाओं का शरण होगा। तीसरा पॉइंट आपका जो कि वित्तीय अस्थिरता होगी या स्थिरता होगी। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। लोकतंत्र पर संभावित खतरा रहेगा। और लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। हो सकता है ये आंसर आपको जो है काफ़ी कम लगे, क्योंकि आपको अपने एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आई थिंक 20 मार्क्स का होगा, या उससे थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग अपने हिसाब से आंसर राइटिंग लिखना है, जिससे आपके आंसर या ज़्यादा पेजेस भी ना भरे और एक सेटिस्फाई आंसर जो है एक टीचर या प्रोफेसर को मिल सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप सभी को अपनी आंसर राइटिंग लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि समाजवाद के विकास के लिए कौन कौन से गणनीय कारक हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए कि कौन कौन से विभिन्न यहाँ पे कारक है, जिसमें आपका दार्शनिक है, नैतिक है, आर्थिक है। ये सारे के सारे आपके जो है गणनीय कारक हो सकते हैं, और ये तीनों के बारे में आपको अलग अलग से यहाँ पर आप सभी को बताना पड़ेगा कि किस तरह से जो आर्थिक समानता और जो न्याय है इसके क्या यहाँ पर किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है समाजवाद के विकास को प्रभावित करने के लिए। ठीक इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट है ये सामाजिक कल्याण और सामूहिक हित हो सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र और भागीदारी है। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो कि पूंजीवादी और निहित और क्षमताएँ हैं। पाँचवा पॉइंट यहाँ पे आपका ऐतिहासिक प्रगति और अपरिहार्यता मार्क्सवाद। और यहाँ पे आप सभी को जो है लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सभी को अपने जो है क्वेश्चन के आंसर ये और जितना हो सके अपने आंसर को जो है दोस्तों अपने पॉइंट वाइज आपको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, और गांधी जी के संदर्भ में राष्ट्रवाद के इनके क्या विचार थे वो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को अपने राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताना है कि जो ये दो शब्द हैं इनसे आप क्या समझते हैं। राष्ट्र और राष्ट्रवाद एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या एक दूसरे के पूरक हैं, ये आप सभी को यहाँ पे बताना है। इसके बाद गांधी जी के जो भारतीय राष्ट्रवाद रह चुके हैं, इन्होंने जो राष्ट्रवाद है इसके लिए क्या इन्होंने विचार व्यक्त किए वो सभी यहाँ पर आप सभी को बताने हैं। तो सारी चीज़ें पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
औपनिवेशिक शासन से उत्तर औपनिवेशिक शासन के दौरान जो संवैधानिकता का किस तरह से इसका विकास हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं, जिसमें आपको औपनिवेशिक संवैधानिकता की विरासत क्या थी, और जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का प्रभाव कैसा रहा, विधि का शासन क्या है, मौलिक अधिकारों का अभाव था। इसके अलावा जो उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता का उदय किस तरह से हुआ है इस टाइम पे, जिसमें आपका संविधान सभा और लोकतांत्रिक संदर्भ था, सामाजिक न्याय और उसकी समानता पर जोर दिया गया। थर्ड पॉइंट में आपको उत्तर औपनिवेशिक संवैधानिकता की क्या चुनौतियाँ रही हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिख देना है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि आधुनिक समय में आपको बताना जो क्वेश्चन ये है कि आधुनिक समय में संघ की जो उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसका विकास और इसकी क्या कार्यप्रणाली है, बहुआयामी विषय को लेकर ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आंसर्स देख सकते हैं, औद्योगिक क्रांति है, इसके अलावा ज्ञानोदय और नागरिक समाज का विकास है, सामाजिक आंदोलन का उदय है, राज्य की भूमिकाओं में परिवर्तन है, ये आपके वो हो गए जो कि यहाँ पे ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे। अब इसके यहाँ पे जो विकास क्या क्या हुआ है संघ को लेकर, आधुनिक संघों का विकास में कौन कौन से चरण हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रारंभिक चरण है, औपचारिकरण और संस्थागतकरण है, विस्तार और विविधीकरण है, आधुनिक चुनौती और अनुकूलन है। इसके अलावा कार्यप्रणाली यहाँ पे आप देखिए, कार्यप्रणाली में भी आपको 4-5 पॉइंट लिख देने और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुरक्षा राज्य से आप क्या समझते हैं, और वैश्वीकरण के दौरान सुरक्षा राज्य की क्या क्या भूमिका रहती है, ये यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सुरक्षा राज्य के बारे में बताना है कि सुरक्षा राज्य की क्या मतलब है, क्या इसकी परिभाषा है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऐसे कई भूमिकाएँ होती हैं जो कि सुरक्षा जो होती है राज्य की भूमिका को महत्व पर क्या प्रभावित करेंगी। वैश्वीकरण के अगर आप युग को देखेंगे कि सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, साइबर अपराध है, महामारी है, कोविड-19 जैसा कि आपको पता ही है, राज्य की क्या बदलती भूमिकाएं हैं, ये सारे पॉइंट्स। नागरीकरण, नागरिक स्वतंत्रताएं बनाम वर्सेस सुरक्षा क्या है, ये भी यहाँ पे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, जिसमें आप चीन का ग्रेट फायरवॉल है और इजराइल की सुरक्षा नीतियाँ हैं। ये सारे पॉइंट्स लिख के आप अपने आंसर को काफ़ी अच्छी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे इसके कौन कौन से जो प्रणाली हैं जिसमें आपके जो इसके क्राइटेरियाज़ हैं वो भी यहाँ पे आपको बताने हैं। विभिन्न चरणों के बीच जो बहुल दलीय प्रणालियों के बीच में क्या अंतर है वो भी यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्वाचन प्रणाली की परिभाषा लिखनी है कि कितने प्रकार की होती हैं, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो विभिन्न चुनावी प्रणाली इनके बीच में क्या अंतर है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जिसमें आपकी बहुलता है, बहुसंख्यक होते हैं, इसके अलावा दो पक्ष प्रणाली को किस तरह से बढ़ावा देते हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिख देना है, जो कि निर्वाचन प्रणाली से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विभिन्न पार्टी के जो प्रणालियाँ हैं इसकी बुनियादी विशेषताएं क्या हैं, और यहाँ पे आप सभी को इसके साथ साथ आधुनिक लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है, बहुदलीय प्रणाली का, इसके बारे में भी आपको बताना है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं अपनी तरफ से मैं नहीं ला रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं विद सॉल्यूशन। तो इनके अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। तो ये पूरा आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव आप सभी का आंसर होगा। और आधुनिक लोकतंत्र में क्या बहुदलीय प्रणाली का महत्व है वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। और कोशिश करूँगा सारे नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, और यहाँ पे समकालीन समय में जो कल्याणकारी राज्य थे इसकी क्या अपरिहार्यता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके नुकसान है, ये भी यहाँ पे आपको बताने हैं। तो पहले पॉइंट में आप सबसे को बताना है कि कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट्स ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाता है जिससे कि उनके सिविलियन को बेनिफिट हो सके और गवर्नमेंट को भी उनसे बेनिफिट मिल सके। तो इसके अलावा यहाँ पे जो समकालीन समय था उस समय में क्या क्या यहाँ पे कल्याणकारी राज्य की अपरिहार्यता थी, इम्पोर्टेंस थी, वो यहाँ पे आप कई सारे पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको टोटल 4 टॉपिक दिए जाएंगे। 4 टॉपिक्स में से किसी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें आपका एक टॉपिक है औपनिवेशीकरण, जिसमें आपको एक संक्षिप्त विवरण देना है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं औपनिवेशीकरण क्या है, इसके क्या महत्व हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, उनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद पर फैनोन के क्या विचार थे, राष्ट्रवाद को लेकर इनके क्या विषय थे, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। एकता और पहचान का निर्माण होता है, मनोवैज्ञानिक मुक्ति का उपकरण होता है, हिंसक प्रतिरोध का औचित्य होता है, बुर्जोआ राष्ट्रवाद पर खतरा क्या, इसके राष्ट्रवाद की सीमाएँ क्या खतरे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोक लुभावन राज्य या फिर कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपको जो है एक शॉर्ट नोट लिखना है। इनके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएंगे। जो लास्ट टॉपिक है वो है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, वो यहाँ पे आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। उदाहरण के सहित भी यहाँ पे आप जो है इस टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप सभी को बताने थे। और कल आप सभी का एग्जामिनेशन हो, आप सभी को ऑल द बेस्ट।